हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। मैं आपको इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि मेरा भी रिवाइज होते रहे। तो मैं सोचती हूँ क्योंकि मेरी आदत रिवीजन करने की इसी तरीके से है, तो मैं सोचती हूँ मैं एक वीडियो भी बना लूँ। मैं जो पढ़ रही हूँ सामने वाले को भी पता चल जाए, क्योंकि इतने नोट्स किसी के पास होते नहीं हैं या लोग पीपीटी मांगते रहते हैं कमेंट में। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि हमारे सेल बायोलॉजी यूनिट का सेकंड टॉपिक है। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ दिया है और ये सारे के सारे एमएससी एंट्रेंसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी एमएससी एंट्रेंस है उन सब के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप एमएससी एंट्रेंस कर रहे हो या इन फ्यूचर करने वाले हो, तो जितने एग्ज़ाम होते हैं तो मैं आपको वही बता रही हूँ। मैं उन सारे एग्ज़ाम्स की नोट्स आपको दे रही हूँ, मैं उन्हीं से पढ़ा रही हूँ। और जो इम्पॉर्टेंट है मैं उन्हीं के, जो मैंने ग्रीन और ब्लू से किए रहते हैं स्केच पेन से, वो उन्हीं के पीवाईक्यूज़ रहते हैं। तो मैं आपको साथ साथ में पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व करा रही हूँ एक तरीके से, ताकि जब आप पीवाईक्यू करो तो आपको याद रहे कि मैंने ये पढ़ा हुआ है इस वीडियो से। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो सेल्स में हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरीके से पास आउट होते हैं, पास इन होते हैं, तो इसमें दो आते हैं, पैसिव एंड एक्टिव। एक्टिव में एनर्जी यूज़ होती है, पैसिव में नहीं होती है। जो पैसिव है उसमें लो एनर्जी यूज़ होती है। इसके हमारे दो टाइप होते हैं पैसिव के, सिंपल एंड फैसिलिटेटेड। वाइल जो हमारे एक्टिव है उसमें एटीपी यूज़ हो रहा है। और इसमें हमारे आते हैं प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारा आता है पी टाइप, वी टाइप, एफ टाइप, एबीसी। एंड सेकेंडरी में आता है हमारा सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। जो एक्टिव है उसमें एटीपी यूज़ हो रही है और उसमें लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में ही मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। वाइल जो हमारे पैसिव है उसमें हाई टू लो करते हैं। अब किसी ज़्यादा वाली, अब एक कमरे में हमारे 100 लोग हैं, ठीक है। अब वो 100 लोग फिट नहीं आ रहे हैं। अगर हम उन 100 लोगों को हम किसी खाली कमरे में, लो कॉन्सेंट्रेशन वाले कमरे में भेजेंगे तो इंसान आसानी से चले जाएगा। अगर हम लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में भेज रहे हैं, मान लो हम उस जो खाली कमरा है उससे एक दो लोगों को उस 100 कमरे वाले जगहों में भेजते जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक है, ये इंपॉर्टेंट है नहीं, पर पढ़ लेते हैं। जो पैसिव होते हैं उसको हम डाउन हिल पे बोलते हैं। इसमें बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। इसमें आता है हमारा सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जो सिंपल डिफ्यूजन होता है उसमें हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। वाइल जो फैसिलिटेटेड होता है उसमें हमारे पोलर या फिर चैनल या कैरियर के थ्रू से मूव करते हैं। ये सारी चीज़ों को आपने ध्यान नहीं देखना है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं है, क्योंकि ये इतनी बेसिक चीज़ें हैं, ये आती ही नहीं है। तो हम आगे चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारा आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें हमारा आता है यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। जो यूनिपोर्ट है ये मैंने आपको एक्टिव में लिखा था, मुझे पता है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं होता क्या है। जो पैसिव में है उसमें यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट आता है। जो यूनिपोर्ट है उसमें सिंगल मॉलिक्यूल मूव करता है बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, सिम्पोर्ट है उसमें हमारे दो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। ठीक है, टू मॉलिक्यूल साथ में या एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। एंटीपोड मतलब दो मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर से आ रहा है एक इधर को जा रहा है। ठीक है, इसे एंटीपोड कहते हैं। एंटी मतलब उल्टा, एंटी पैरेलल, एंटीपोड। ठीक है, अब हमारा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें हमारा ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट भी आता है। ठीक है, जो ग्लूकोज रहता है वो पैसिव ट्रांसपोर्टर की तरह से ही मूव करता है, जो कि एक हाइपरबोलिक मूवमेंट शो करता है, जो कि कैरियर के थ्रू से मूवमेंट करता है। जो ग्लूकोज होता है वो कैरियर हमारे ये प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे कैरियर होते हैं जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो कि एक पैसिव ट्रांसपोर्ट में आता है। और जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करने में हमारा कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है या कौन सा ट्रांसपोर्टर हेल्प करता है, वो होता है हमारा ग्लूटाथियोन, जो ग्लूकोज के ट्रांसफ़र में हेल्प करता है। अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ कर देता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो हमारे एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ कर देगा। आगे चलते हैं हम। जो डिफ्यूजन रहता है वो डिपेंड करता है हमारे चार्ज पे और कॉन्सेंट्रेशन दोनों पे। ठीक है, अब जैसे ही हमारा ये है रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट और ये है कॉन्सेंट्रेशन क्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है,
अब ये हमारा है सिंपल डिफ्यूजन का, ये है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। सिंपल डिफ्यूजन में कांस्टेंट होता है लेकिन धीरे धीरे होता है। फैसिलिटेटेड में क्या होता है, हमारे चैनल्स या कैरियर्स के थ्रू मॉलिक्यूल्स हमारे मूव करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा था जो फैसिलिटेटेड है वो हमारे चैनल और कैरियर का यूज़ करते हैं, जिनको हम ट्रांसपोर्टर कहते हैं। जैसे कि हमारा GLUT1 हो गया ग्लूकोज के लिए। तो फैसिलिटेटेड में हमारे चैनल एंड कैरियर यूज़ करते हैं, जिसका जो कैरियर होता है, जिसका जो सैचुरेशन पॉइंट है वो बहुत जल्दी आ जाता है। चैनल का थोड़ा बाद में आता है लेकिन सैचुरेशन पॉइंट आता है, लेकिन सिंपल का नहीं आता है। ठीक है, तो अब मैं समझाती हूँ चैनल और कैरियर काम कैसे करते हैं। अब देखो, सिंपल है, इसमें हमारे नॉर्मल प्रोटीन यूज़ हो रहे हैं। इसमें सिंपल में हमारे कोई प्रोटीन यूज़ नहीं हो रहा है। ये नॉर्मली जो हमारा मॉलिक्यूल है वो पास कर रहा है मेम्ब्रेन से। ठीक है, मान लो एक मेम्ब्रेन है, मान लो ये हमारी मेम्ब्रेन है, ये हमारा मॉलिक्यूल्स पास कर रहा है। वो चाहे स्लोली ही पास क्यों ना कर रहा हो, पर वो कर रहा है। ठीक है, अब मान लो ये हमारे यहाँ पे ये हमारे चैनल्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब मान लो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ। ठीक है, एक मॉलिक्यूल आया, वो यहाँ से धीरे धीरे पास हो रहा है, तब तो दूसरा भी आ गया। ठीक है, अब पहला जा रहा है तो दूसरा तो घुस नहीं सकता क्योंकि उतनी जगह ही नहीं है। तब तो तीसरा मॉलिक्यूल भी आ गया, वहाँ जगह ही नहीं है, तब तो दूसरा वाला अटैच हो रखा है एक जाने के लिए। फिर तीसरा वाला तीसरी लाइन में खड़ी हो जाएगा, फिर चौथा मॉलिक्यूल भी आ गया तब तक। तो वो बहुत ही धीरे 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 मूव करता है चैनल से। कैरियर का होता है कि ये हमारे मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब एक कैरियर आता है, ये इस मॉलिक्यूल को पकड़ता है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मूव करता है। फिर दूसरा कैरियर आता है, फिर उस दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मूव करेगा। तो जो हमारे चैनल्स एंड कैरियर है उनका सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को वेट करना पड़ता है और उनके पास चैनल और कैरियर होते ही नहीं है। ठीक है, तो उनका सैचुरेशन पॉइंट जल्दी आ जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिंपल डिफ्यूजन, जो हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो हमारा थोड़ा जल्दी होता है। ठीक है, तो अगर मोर कंसंट्रेशन और डिफ्यूजन हो रहा है तो सिंपल डिफ्यूजन इंक्रीज होगा। ठीक है, अब आता है हमारा जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, उसमें जो सैचुरेशन काइनेटिक्स है, मतलब वो जल्दी आ जाता है क्योंकि उसमें वेट करना होता है। और हम अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमको निकालना है, उसका निकालना नहीं है, मतलब ग्राफ याद करना है। और जो कैरियर एंड जो चैनल हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें मॉलिक्यूल्स और हमारे चैनल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन मैंने वही बताया था ना, सिंपल धीरे धीरे है लेकिन उसमें कोई सैचुरेशन पॉइंट नहीं है। लेकिन जो फैसिलिटेटेड है वो फास्ट है लेकिन उसमें सैचुरेशन पॉइंट जल्दी आ जाता है। ठीक है, अब ये था हमारा फैसिलिटेटेड एंड सिंपल। अब हम पढ़ेंगे चैनल्स कितने टाइप के होते हैं। जो चैनल्स होते हैं उनमें सबसे पहला आता है हमारा लीकी चैनल्स। जो लीकी चैनल्स मतलब लीक मतलब वो लीक कर रहे हैं तो वो ऑलवेज ओपन है। फिर आता है हमारा वोल्टेज गेटेड। वोल्टेज गेटेड मतलब इसमें वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पास होता है, उसके बाद जो हमारे चैनल है वो ओपन हो जाते हैं। फिर आता है हमारा मैकेनिकल गेटेड। इसमें फोर्स लगानी पड़ती है, उसी के बाद हमारे जो चैनल्स हैं वो हमारे ओपन होते हैं। फिर आता है हमारा आयन लाइगेटेड चैनल। इनको आपको याद नहीं करना कि इसके टाइप के क्या क्या होते हैं, हम आपको उन चैनल्स के नाम याद करने हैं कि उन चैनल्स वो चैनल्स को किसके अंडर आते हैं वो याद करना है। ठीक है, आयन लाइगेंड गेटेड आता है। इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बाइंड टू अदर मॉलिक्यूल एंड देन पास हो जाते हैं। ठीक है, लाइगेंड से आपको पता है बाइंडिंग हो रही है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए पेरोक्सिसम आप आगे पढ़ोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे वैसे, तो मैं आपको ये आगे ही बताती हूँ। ठीक है, आयन लाइगेंड गेटेड में हमारा एक आता है ग्रेमिसिडिन ए, जो कि हमारा आयन लाइगेंड गेटेड है। ग्रेमिसिडिन को आप याद रखना क्योंकि अभी तक यही क्वेश्चन पेपर में आया है लास्ट 20 ईयर्स में, ग्रेमिसिडिन ए। अब हम पढ़ेंगे एक्वापोरिन्स के बारे में। जो एक्वापोरिन्स रहते हैं वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हमारे H2O मॉलिक्यूल्स को जल्दी जल्दी पास करने में हेल्प करते हैं। एक्वापोरिन्स मतलब एक्वा से पानी, एक्वेटिक मतलब पानी, तो वो H2O मॉलिक्यूल्स को मोर रैपिडली पास करने में हेल्प करते हैं। ये 6 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिकल सेगमेंट होते हैं, जो कि जिनमें हमारे 2 शॉर्ट हेलिकल सेगमेंट होते हैं, जिसमें हमारे 3 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये 7 सेगमेंट इस प्रकार से है क्योंकि उस 7 बार उसने क्रॉस कर रखा है। जब हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था तो हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, इसलिए हम अभी आगे चलते हैं। अब आता है हमारा आयनोफोन्स क्या होते हैं। जो आयनोफोन्स रहते हैं वो हमारे चैनल्स होते हैं, जो कि बैक्टीरिया सिंथेसाइज टू टेक गुड न्यूट्रिएंट्स। आयनोफोन्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया जो रहता है वो सिंथेसाइज करता है ताकि वो अच्छे अच्छे प्रोटीन्स को ले सकें बाय द चैनल्स। ठीक है,
बस इसके बारे में इतना याद करने की ज़रूरत है, उसके अलावा बाकी इसमें इम्पॉर्टेंट है नहीं। अब आता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैं चाहती हूँ वीडियो आज ही कंप्लीट हो जाए ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेती है, फिर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बन जाते हैं। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव दोनों ही कंप्लीट कर दूँ। पैसिव का मैंने बता दिया है, पैसिव जो होता है उसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती है। पैसिव में हमारे यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और हमने एंटीपोर्ट पढ़ लिए हैं। यूनिपोर्ट हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमें पैसिव में हमें ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को याद रखना है, जो कि हमारा एक हाइपरबॉलिक है और कैरियर मेडिएटेड है, जो कि हमारा फैसिलिटेटेड में आ जाता है पैसिव। और उसका जो ट्रांसपोर्टर है वो हमारा ग्लूटाथियोन। फिर हमने चैनल्स के बारे में पढ़ लिया है, जिसमें जो ग्रामिसिडीन ए है वो हमारा आयन लाइगेंड गेटेड है। अब हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एनर्जी का यूज़ होता है। मैंने एग्जांपल दे दिया था, जिस कमरे में ज़्यादा लोग हैं वहाँ हम और बच्चे घुसा रहे हैं, मतलब वो फिट भी नहीं हो रहा है तो वो भी घुसा रहे हैं, और उसमें हमारी एटीपी भी यूज़ हो रही है, ठीक है, एनर्जी भी खर्च हो रही है। तो ये लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, जो कि होता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में आपको इजीली पता ही होगा पहले से। अब इसमें हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे सबसे पहले आता है पी टाइप पंप, ठीक है। अब जो पी टाइप पंप होता है, आपको उसमें ये याद रखना है कि जो पी टाइप पंप होता है उसमें पी टाइप पंप उसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें फॉस्फेट का यूज़ होता है। और इसमें कौन सा एग्जाम्पल आता है, इसमें हमारा सोडियम पोटेशियम पंप का आता है। जो सोडियम रहता है वो सेल के बाहर बहुत ज़्यादा रहता है, और पोटेशियम जो रहता है वो हमारे सेल के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। सोडियम बाहर रहता है, पोटेशियम सेल के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। तो पी टाइप पंप जो होता है हमारा, वो एन के पंप मतलब सोडियम पोटेशियम पंप में हेल्प करता है, जो कि उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है, आपको ये प्रोसेस उतनी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हमारे कितने टोटल मॉलिक्यूल्स हमारे कितने मूव इन और मूव आउट करते हैं, मतलब टोटली हमारे कितने मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। तो हमको ये याद रखना है कि टोटल 5 मॉलिक्यूल्स का मूव आउट होता है। अब सोडियम हमारे जो है वो हमारे 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है, सोडियम बाहर ज़्यादा होते हैं और हमारे सेल के अंदर से हमारे सोडियम जो है 3 सोडियम वो बाहर को मूव कर रहे हैं और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं साइटोप्लाज्म में। तो आपको पी टाइप में यही याद रखना है, जो कि एक एग्जाम्पल है, मतलब जो सोडियम पोटेशियम पंप है जो कि एग्जाम्पल है हमारे पी टाइप पंप का, आपको ये याद रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बस मैं आपको बस समझा भी नहीं रही हूँ, हम बस साथ में रिवाइज़ कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं भी रिवीजन कर रही हूँ, मैं आपका भी रिवीजन करा रही हूँ। होप आपने कहीं से पढ़ा हो, और इसमें मैं आपको मोस्टली मेरा यही है कि आपको बेसिक आइडिया आ जाए। बेसिक मतलब पढ़ा आपने है, आपको ऊपर ऊपर का याद दिला दूँ मैं कि ये इंपॉर्टेंट है, और आपको उसको याद कर लो, और वही क्वेश्चन पेपर में आता है, क्योंकि मैंने 20 ईयर्स के पेपर एनालाइज़ किए हैं। जहाँ से मैंने पढ़ा है वो 20 ईयर्स के पेपर एनालाइज़ करके ही हमें क्वेश्चन कराते हैं, और मैं जो भी PYQ होते हैं वो उनको मैं स्केच पेन से लिख लेती हूँ ताकि मैं उनको रिवाइज़ कर सकूँ, ठीक है। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो स्लाइडिंग फिलामेंट का यूज़ होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कैल्शियम की नीड होती है, ठीक है। अब जो सोडियम पोटेशियम पंप रहता है उस टाइम पे मसल कॉन्ट्रैक्शन का ही यूज़ होता है, लेकिन जो सोडियम पोटेशियम पंप रहता है वो हमारा क्लोज हो जाता है, जिससे जो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो सेल में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सोडियम बाहर जा ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, जो सोडियम कैल्शियम पंप रहता है वो खुद ही हमारा ब्लॉक होने लग जाता है, ठीक है। अब जो कैल्शियम रहता है वो भी हमारा आउटसाइड को मूव नहीं कर रहा है, और सोडियम जो है वो भी हमारे इनसाइड मूव नहीं करें, क्योंकि बाहर सोडियम बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है, जो हमारे कैल्शियम अमाउंट रहता है वो सेल में स्टेबल हो जाता है, ठीक है, जिससे हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन इसमें ये याद रखना है, अब 2 क्वेश्चन इसमें याद रखने थे। एक तो कितने टोटल मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, एक ये याद रखना है जो पी टाइप पंप होता है वो क्या होता है, रिवर्सिबली फॉस्फोराइलेटेड होता है, ठीक है। इसको हमें याद रखना है। जो सोडियम कैल्शियम पंप मैंने अभी आपको बताया वो ये है। अगर आपको याद करना है, अगर आपको चाहिए कि आपको याद करना है, तो आप इस प्रोसेस को देख सकते हो, याद कर सकते हो। हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही कवर कर रहे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट हमारा आ जाता है जिसको बोलते हैं सेरका, जो कि होती है सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम पंप, जो कि एक पी टाइप का ही एग्जाम्पल है। ये इम्पॉर्टेंट है।
ये मसल सेल में हेल्प करता है, ठीक है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पंप है। अब होता क्या है जो हमारी सेल रहती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा जो कैल्शियम है वो एटीपी का यूज़ करके कैल्शियम एंटर करता है। कैल्शियम का अमाउंट हमारे ईआर में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ईआर मतलब हमारा जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें हमारा कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। कैल्शियम हमारा एटीपी का यूज़ करके अंदर आता रहता है, अंदर आता रहता है, ठीक है। ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पंप है वो किसके अंडर आता है, वो हमारे पी टाइप के अंडर आता है, ठीक है। जो ये दो हैं ये हमारी आगे आने वाले हैं, तो मैं आपको आगे ही बताऊंगी क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो अब आते हैं हम वी टाइप पंप में। वी टाइप पंप मतलब इसका वी से क्या आया, वैक्यूल आया। पी से हमारा क्या आया था, जिसमें हमारा फॉस्फेट का यूज़ होता है, ठीक है। अब है वी टाइप पंप, इसको कहते हैं हम वैक्यूल प्रेजेंस इन लाइसोसोम्स, ठीक है। इसमें हमारा वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम्स दोनों का यूज़ होता है। इसमें जो पीएच होता है वैक्यूल और लाइसोसोम्स का वो हमारा पीएच एसिडिक होता है, ठीक है, जिसमें हमारा प्रोटोन का मूवमेंट होता है। इसमें हमको याद ये रखना है जो सेल है, सेल में हमारे एच की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो हमारी सेल के बाहर जो रहती है वो एच की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। तो जो हाई कंसंट्रेशन क्यों होती है, क्योंकि एटीपी पावर प्रोटोन पंप रहते हैं वो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। एटीपी का यूज़ करके जो हमारे H+ आयंस रहते हैं वो अंदर आते रहते हैं, अंदर आते रहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे फॉस्फेट का यूज़ नहीं होता है। जो हमारा सोडियम कैल्शियम पंप था उसमें हमने ये पढ़ा था जो हमारा सोडियम एंड कैल्शियम है वो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा कैल्शियम है वो बाहर जा ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि पुराना ही टॉपिक का था, ठीक है। बी टाइप पंप में अब बस इतना ही है कि यहाँ फॉस्फेट का यूज़ नहीं हो रहा है और H+ का यूज़ करके हमारे सेल में H+ प्रोटॉन्स आते जा रहे हैं अंदर, ठीक है। आगे हम चलते हैं एफ टाइप पंप में, जो कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ भी हमारी एटीपी की सिंथेसिस होती है। यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मैट्रिक्स में हमारे H प्रोटॉन्स आते जा रहे हैं बाय एटीपी का यूज़ करके, सॉरी मतलब एडीपी का यूज़ करके, और हमारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है मैट्रिक्स में, ठीक है। एफ टाइप में आपको बस इतना याद रखना है। फिर आता है हमारा एबीसी ट्रांसपोर्टर, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है। एबीसी ट्रांसपोर्टर में क्या होता है, एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग कैस्केड्स होते हैं यहाँ, ठीक है। बाइंड विथ सब्सटेंस दैट बाइंड विथ एटीपी एंड रिमूव द सब्सटेंस। यहाँ क्या होता है, जो सबस्ट्रेट रहता है वो हमारे ट्रांसपोर्टर से ऐड होता है, फिर हमारे एटीपी मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, उसके बाद वो हमारे जो भी मॉलिक्यूल रहता है उसका पास ऑन कराते हैं, ठीक है। जैसे कि सब्सटेंस है, ठीक है, ये सब्सटेंस हमारा अटैच हुआ था, यहाँ पे हमारे 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स आए, एटीपी से 2 एटीपी से हमारे 2 एटीपी बने और 2 फॉस्फेट हमारे रिलीज़ हो गए और ये ओरिजिनल पोजीशन में आ गया है और हमारा मॉलिक्यूल्स जहाँ उसे जाना था वो चले गया है। तो एबीसी ट्रांसपोर्टर में इतना ही है कि इसके पास एटीपी बाइंडिंग साइट्स होती हैं जो कि 2 होती हैं, ठीक है। अब एबीसी ट्रांसपोर्टर में ये याद रखना है कि ये इसके पास न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट भी होती है जिसको हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। एटीपी बाइंडिंग साइट को ही यहाँ न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट बोलते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है। मुझे नहीं पता कि ये मैंने लिखा क्यों है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड और एटीपी बाइंडिंग साइट ये दोनों सेम ही है जितना मुझे लग रहा है। मैं कंफर्म करूँगी कि ये किसी और चीज़ का आंसर तो नहीं है, मैं आपको ये अगली वीडियो में कंफर्म करके बता दूँगी। अब आता है हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, सबसे पहले जब हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है उस टाइम पे जो हमारे एबीसी चैनल्स रहते हैं वो काम नहीं करते हैं, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में ही हमारे एबीसी ट्रांसपोर्टर्स जो रहते हैं वो काम नहीं करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एटीपी का यूज़ करके जो हमारा मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। फिर जब इनडायरेक्टली एनर्जी का यूज़ होता है उस टाइम पे दोबारा से जो हमारे H+ रहते हैं वो हमारे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। और जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये हमारे ई कोलाई में यूज़ होता है, जिसमें वो हमारा लैक्टोज का अपटेक करता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें वो एनर्जी का यूज़ करता है और लैक्टोज का अपटेक करता है। आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं।
ये भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको देखना है कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में और क्या क्या चीज़ें होती है तो आप इसको देख सकते हो, नहीं तो अदरवाइज़ दिस इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास बहुत चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। लास्ट है कि हमारा बैक्टीरिया में क्या होता है। अब बैक्टीरिया जो है उसमें जो उसका जो साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि उसमें तो न्यूक्लियस भी नहीं होता है, तो जो उसका साइटोप्लाज्म होता है वो हमारा रिड्यूसिंग नेचर का होता है। अब बैक्टीरिया में क्या होता है, जो लैक्टोज रहता है वो बाहर कम होता है और अंदर ज़्यादा होता है। अब बैक्टीरिया को लैक्टोज का अपटेक करना है, तो जो लैक्टोज रहता है वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर मूव करता है, जहाँ हमारे एटीपी का यूज़ करता है, और लैक्टोज के साथ साथ हमारा प्रोटोन भी एंटर कर जाता है और हमारा एटीपी का यूज़ होता है। ठीक है, लिपिड्स बस। अब हमें इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मतलब वो अ, अकेले किसी भी सेल के बाहर अकेले सरवाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास खुद के जो प्रोटीन्स हैं वो नहीं होते हैं, मतलब इनफ प्रोटीन्स नहीं होते हैं जिससे वो अकेले सरवाइव कर सके। वो इंडिविजुअल सेल हैं लेकिन वो अकेले सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो हमारे ट्रांसपोर्ट की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। मैं आपको एक बार वाइंड अप कर देती हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है, मैं बस आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। सबसे पहले जो हमारा आयन लाइगेंड गेटेड है उसमें हमारा एग्जाम्पल आता है ग्रामिसिडिन ए, जो कि हमारा आयन लाइगेंड गेटेड है, चैनल है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल है ग्रामिसिडिन ए। फिर हमारा आता है जो पी टाइप होता है, हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो पी टाइप होता है वो होता है रिवर्सिबली फॉस्फोराइलेटेड होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा सोडियम कैल्शियम पंप रहता है, उसमें जो हमारा सोडियम एंड कैल्शियम रहता है वो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर ही बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में पाए जाते हैं। फिर है हमारा जो एबीसी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनको हम न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट्स भी बोलते हैं या न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन्स भी बोलते हैं। ठीक है, और उनके पास 2 एटीपी बाइंडिंग साइट्स होती है। ठीक है, जब एबीसी ट्रांसपोर्टर्स जब काम नहीं करते हैं तो हमें सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है। ठीक है, अब जब इकोलाई लैक्टोज का अपटेक करता है तो उस टाइम पे हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड सबसे लास्ट हमारा जो बैक्टीरिया है उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो रिड्यूसिंग नेचर का होता है, क्योंकि वहाँ जो हमारे H+ प्रोटॉन्स रहते हैं वो बहुत ही हाई अमाउंट में पाए जाते हैं, और जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारे सेल बॉडी के बाहर अकेले नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो इनफ प्रोटीन का जनरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ख़त्म हुआ, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी बता दी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और मैं एबीसी ट्रांसपोर्टर का जिसमें कन्फ्यूजन था कि उसे न्यूक्लियोटाइड डोमेन क्यों कहते हैं, तो मैं उसको कंफर्म करके आपको नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर दूँगी। तब तक के लिए सब्सक्राइब इट।